एवरीवन, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 महासागर और महाद्वीपों का वितरण। यहाँ पे हमने जो है पिछले अध्याय में पढ़ लिया है कि अगर हम पृथ्वी को 100% लें तो उसमें से अगर हम 29% निकाल दें यानी 29%, तो वो भूगर्भ का हिस्सा है। ठीक है, ये इतना याद रखना है। ओके, तो फिर इसके आगे हमने पढ़ना है कि अगर हम जो आज आप मानचित्र देखते हो यानी आप जो मैप देखते हो, महाद्वीप देखते हो, सागर देखते हो, क्या पहले भी वैसे ही हुआ करता था? ठीक है, क्या पूरा काल में भी उसकी अवस्थिति कैसी रही होगी और उसमें परिवर्तन कैसे रहा होगा? उदाहरण के लिए हमारा भारत, ये जो है पहले इस स्थिति में, दक्षिणी स्थिति में था और धीरे 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 इसकी प्लेट जो है ऊपर को किस प्रकार गई, हमको ये सीखना है। ठीक है, महाद्वीप महासागरों की पहले की स्थिति निर्धारण कैसे की जाती होगी? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से इससे संबंधित प्रश्न के अध्याय के विषय में हमको पढ़ना है। तो जिसको कहेंगे मैम ने तो पैराग्राफ में पढ़ा, सीधे हमको बताने लग गए, तो उनके लिए पैराग्राफ भी हम पढ़ देते हैं। पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा होगा। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पे महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र पे दिखाई देती है, हमेशा वैसी नहीं रही थी। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं होगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पूरा काल में इसकी अवस्थिति कैसी रही होगी, क्यों रही होगी, परिवर्तन कैसे हुए होंगे? महासागरों और महाद्वीपों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है, अभी भी हो रहा है, और वैज्ञानिक ये सब कैसे जानते हैं? उन्होंने इस महाद्वीप एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा? इन्हीं प्रश्न के उत्तर को इसी से संबंधित आज हम प्रश्न के अध्याय में पूरा करेंगे। चलिए, उन पर जो कहते हैं कि मैम पैराग्राफ भी पढ़ दीजिए, तो उनके लिए पैराग्राफ भी हमने पढ़ दिया। तो मैंने इतना ही तो बोला कि आज जैसे आप मानचित्र पे, ग्लोब पे जो परिस्थिति देखते हो महाद्वीप के, महासागरों की, क्या पहले भी वैसे ही हुआ करते थे? बिल्कुल भी नहीं। इनमें धीरे धीरे आज भी विस्तार हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है? ठीक है, पृथ्वी का 29% भाग भूगर्भ से बना है, बाकी सब महासागर से बना है। तो ये हमने सीखा। अब मेन बात है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, महाद्वीपीय प्रवाह क्या है, ये हमको सीखना है। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखिए। तो इस यहाँ पे ये मैंने बना दिए है भारत, यहीं पे है अटलांटिक महासागर, इसके नीचे। ठीक है, मतलब दक्षिणी तरफ। इस महासागर के दोनों तरफ तटरेखा में आश्चर्यजनक सिमेट्री है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना यहाँ पे व्यक्त की है। देखो, हो क्या रहा था कि जब हम आपने सातों के सात महाद्वीप तो देखे होंगे चित्र पे, मानचित्र पे, तो कभी ना कभी वो आपस में जुड़े थे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैज्ञानिकों के इतिहास से ज्ञात होता है कि 1956 में अब्राहम ऑरेटेलियस ने ये संभावना व्यक्त करी, और 3 महाद्वीपों को जोड़ के किसने बनाया? एंटोनियो पेलेग्रिनी ने। ठीक है, फिर एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीप को जुड़ा हुआ इकट्ठा दिखाया गया। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में उन्होंने प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागर के वितरण से संबंधित है। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाने में टाइम लग सकता है, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा लेना। ठीक है, देखो, ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी हम बना रहे हैं। ओके, तो जो बाहर का भाग होता है हमारा, ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ओके, तो ये जो ये वाला भाग है, जहाँ मैं ब्लू ब्लू कर रही हूँ ना, यहाँ पे डॉट 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 बाहर का ये भाग, ये है आपका पैंथालासा। क्या है ये? अगर मैं इसको पूरा ही कलर कर दूँ बिल्कुल, ठीक है, पूरा तो कलर हो नहीं पाएगा, तो आप समझ लो ये है हमारा पैंथालासा। ठीक है, क्या है ये? पैंथालासा। ठीक है, अब जो मैं अंदर का भाग बनाने जा रही हूँ, ठीक है, ये जिसमें मैंने ग्रीन ग्रीन डॉट्स कर रही हूँ या फिर कलर कर रही हूँ, ये जो हरा हिस्सा है, ठीक है, जो ये हरा हिस्सा है, ये है पैंजिया। क्या है?
पेंजिया। ठीक हो गया, समझ गए हो। तो यहाँ पे जो पानी वाला भाग है जिसमें पैंथालासा मतलब ही है जल, यानी कि पानी का भाग है ये, और पेंजिया है जो अंदर ये महाद्वीप का हिस्सा है, मतलब महाद्वीप के हिस्से का पूरा ही एक महाद्वीप का भी बनेगा, लेकिन अंदर जो ये भूभाग है, जो कि भूभाग कह सकते हो उसको, यह है पेंजिया। ठीक है, यह क्या है, पेंजिया। तो समझ गए हो, मतलब जो बाहर का भाग होगा वो पानी वाला हिस्सा पैंथालासा कहलाएगा, जो अंदर का भाग होगा वो पेंजिया कहलाएगा। और ये किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या नाम है, महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे विस्थापन सिद्धांत दिया था, अभी पढ़ोगे उसके बारे में। ठीक है, अब ये देखो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में ये प्रस्तावित हुआ था। यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित है। इस सिद्धांत के आधारभूत संकल्पना यह थी कि महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। जो भूखंड हमने कहा था ना, वैगनर के अनुसार आज सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग है, एक बड़े महासागर से घिरा हुआ है। उन्होंने महाद्वीप को पेंजिया बोला, और जो जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, और जो विशाल महासागर उसे पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। ठीक है, वैगनर के तर्क के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पर पेंजिया का विभाजन आरंभ हो गया। कब, 20 करोड़ साल पहले। ठीक है, पेंजिया का विभाजन होने लगे। पेंजिया पहले 2 महाद्वीपों, पिंडों, इसको भी अब चित्र से समझाएंगे। मैंने कहा ना, जो डायग्राम होगा उसको आगे आप वीडियो को आगे बढ़ा देना। देखो, सबसे पहले पानी वाला क्षेत्र क्या था, पेंजिया था। ओके, ठीक है, और जो ये तो है आपका जो पानी वाला भाग है। ठीक है, पानी वाला भाग इसको बना देते हैं इसे गोल गोल करके, ये है पानी वाला भाग, है ना, ये सारा पानी वाला भाग है। ओके, जो क्या है हमारा सॉरी क्या होता है, पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा आपको पता चल गया ना, अब दोबारा बता दिया मैंने। अब फिर एक बड़ी सी पृथ्वी बनाते हैं हम। ठीक हो गया। अब जो हमारा पेंजिया था ना, जो अंदर का भूभाग था, वो हो गया डिवाइड 2 हिस्सों में। ठीक है, किस पे, 2 हिस्सों में, ये ऐसे कुछ और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। बाकी जो हिस्सा बचा वो तो पानी का ही होगा। ये सब पानी है, इधर इधर जितना भी मैं बना रही हूँ ये सब पानी है। ठीक है, तो जो पेंजिया है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, जिसका नाम था आपका जो है लॉरेंसिया अंगारा, और दक्षिण में है वो है गोंडवाना। क्या है, गोंडवाना। ठीक है, तो एक हिस्सा पेंजिया का जो हिस्सा है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया, जिसका नाम एक प्लेट का नाम पड़ा लॉरेंसिया, और दूसरे प्लेट बोल देते हैं इसको, चलो गोंडवाना, थोड़ा इजी रहेगा, गोंडवाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 20 करोड़ साल पहले पेंजिया का विभाजन हो गया और 2 पिंड लॉरेंसिया और गोंडवाना उत्तर व दक्षिण में विभक्त हो गया। इसके बाद लॉरेंसिया और गोंडवाना धीरे धीरे अनेक हिस्सों में बटे, जो आज के महाद्वीप के रूप में दिखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। ठीक हो गया, अब ये सब जो है अभी वैगनर का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, एविडेंसेस इन सपोर्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब देखो, दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखा, मतलब ये दक्षिणी अमेरिका मान लो, इसको अफ्रीका मान लो, इसकी जो तटरेखा थी, ठीक है, ये तटरेखा जो है अद्भुत त्रुटि रहित साम्य दिखाई देती है। यानी एक पजल लो, आप पजल को जोड़ोगे तो पहले उस पजल को जोड़ दिया तो वो पूरा एक बन गया ना, फिर वो पजल को ही आपने तोड़ दिया तो उसके भाग जो है इधर उधर हो गए ना। वैसे ही दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सामने की तटरेखा में एक जुड़ाव देखने को यहाँ दिखाई दिया। 1964 में बुलर्ट ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से, ठीक है, अटलांटिक तटों की जोड़ते हुए मानचित्र तैयार किया।
ठीक है, उसने अटलांटिक तटों को जोड़ा और एक मानचित्र तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की कोशिश तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। कितनी? 1000 फैदम। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल यानी रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि के साथ जो है महाद्वीप और चट्टानों के निर्माण के समय में सरलता से जाना जा सकता है। देखो यहाँ पे अब छोटे छोटे टर्म्स ट्रिक्स आएंगे, जो छोटे छोटे टर्म्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है जो महासागर के जो पार चट्टानें हैं उनकी समानता कैसे हमको मिलेगी। देखो जो हमारा आधुनिक समय है ये इसमें क्या है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग पद्धति का विकास हुआ। ठीक है, उसने क्या किया, जो महासागरों के पार महाद्वीप थे ना उनकी चट्टानों के निर्माण में कितना समय लगा यह देखना था। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन सैल समूह की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 करोड़ वर्ष प्राचीन सैल समूह की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका तट पे मिलती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 200 करोड़ वर्ष आप चले जाओ। ठीक है, 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल जो थे आपके, ठीक है, उसकी एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका तट पे मिलती है। यानी एक ब्राज़ील का तट हो गया और एक पश्चिमी अफ्रीका का तट हो गया, तो वहाँ पे जो है सिमिलर पट्टी हमको देखने को मिलती है और आपस में ये मेल भी खाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है ना, कौन से है, ब्राज़ील और अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, यानी ब्राज़ील और वेस्टर्न अफ्रीका के तट हैं वो आपस में मिलते हैं, जो आपस में मेल खाते हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटरेखा को आपस में निक्षेप जो है जुरेसिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। ठीक है, तो इनसे हमको क्या पता कि वहाँ पे महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। टिलाइट क्या होता है? देखो टिलाइट एक अवसादी चट्टान होते हैं, ठीक है, और हिमानी निक्षेपण होते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है यहाँ से हमको बाद में पढ़ाना चाहिए क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों का पता, आप पढ़ के क्या लाना मैं बताती हूँ आपको। पहली बात, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं ये पढ़ के आना, हिमानी नहीं, निक्षेपण क्या होता है ये पढ़ के लाओ, तब इसके आगे का हम पार्ट बनेंगे। मैं तो बताऊंगी अगली वीडियो में कि अवसादी चट्टानें क्या है, निक्षेपण क्या है। ठीक है, तभी आप इस चीज़ को टिलाइट को समझ पाओगे। ठीक है, तभी आप, मैंने क्या कहा, टिलाइट को आप समझ पाओगे, फिर प्लेट निक्षेप को भी, डिपोजिशन को भी आप समझ पाओगे। तो इसीलिए मतलब क्या करते हैं, आप ये पढ़ के लाओ, मैं भी बताऊंगी कल कि क्या क्या होते हैं। बाकी आज आपको बस इतना याद रखना है कि जो पृथ्वी है उसका 29% हिस्सा भूभाग पे है, और हमने पढ़ा कि एक डच मानचित्रवेत्ता थे जिनका नाम था क्या, जो है आपका जिनका नाम था आपका अब्राहम ऑरिटेलियस और पेलेग्रिनी, एंटोनियो पेलेग्रिनी, जिन्होंने क्या किया था, एक पहले ने संभावना व्यक्त की थी, दूसरे ने तो 3 कॉन्टिनेंट को एक साथ मिलाने का प्रयास किया था। ठीक है, और मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, जिनमें से उन्होंने कहा था अगर हमें पृथ्वी को लेने तो उसका जो बाहरी भाग है वो पूरा पानी से भरा है और अंदर जो भूखंड है वो क्या है आपका जो है पेंजिया है, और जो नीला वाला भाग है पानी वाला वो पेंथालासा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये भूखंड था ये 2 हिस्सों में विभक्त हो गया, 2 पिंडों में विभक्त हो गया। एक लॉरेंसिया जिसे हम अंगारा लैंड भी कहते हैं और दूसरा है गोंडवाना। ठीक है, उत्तर और दक्षिण के क्रम में, उत्तर में कौन होगा, लॉरेंसिया, दक्षिण में जो है आपका गोंडवाना। ठीक है, उन 2 हिस्सों में विभक्त हो गया। फिर धीरे धीरे इन जो महाद्वीप इनके और टुकड़े हुए और ये 7 प्लेटों में विभक्त हो गई। मैंने कहा 7 प्लेटों में विभक्त हो गई। ठीक है, फिर हमने पढ़ा महाद्वीप के साम्य सिद्धांत, यानी कोई 2 तट रेखा लो किसी भी महाद्वीप की, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, यहाँ पे देख उनकी जो तट रेखाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ती हुई प्रतीत होती हैं और यह साम्य एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पे इसको बताया गया है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा चट्टानों की आयु में समानता कैसे मिलेगी जो महासागर के पार है, क्या कौन सी पद्धति का यूज़ किया था, रेडियोमेट्रिक डेटिंग का यूज़ किया था। किसका, रेडियोमेट्रिक डेटिंग का यूज़ किया था। लगभग 200 करोड़ साल पहले जो ब्राज़ील का तट और पश्चिमी अफ्रीका का तट था वो आपस में मेल खा रहे थे। ठीक है, और अमेरिका दक्षिण का पहले ही पढ़ चुका है कि जुरेसिक काल के, इससे पता चलता है कि वहाँ महासागर की उपस्थिति कभी नहीं थी। बाकी हम टिलाइट वगैरह बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे मतलब टिलाइट वगैरह क्या होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा हो, जैसा भी इतना पढ़ा है हमने। ओके, और कल प्रयास करेंगे कि जो है 60, 70, 80% पोर्शन इसका करवा ही जाए। मैं नहीं चाहती इसका 3rd पार्ट बने। ठीक है, आज 15 मिनट का ही पार्ट बनाते हैं, बाकी हम इसको बाद में कि कल ही पढ़ेंगे।